हम्म, सोचिए कि स्क्रीन पर सिर्फ एक साधारण सा शब्द मतलब बस हेलो प्रिंट करने के लिए किसी को 50 लाइन का कोड लिखना पड़े। बाप रे, 50 लाइन? हाँ, पूरे 50 लाइन। और एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 20 सालों तक दुनिया भर के डेवलपर्स ने बिना कोई सवाल किए ठीक ऐसा ही किया। क्योंकि शायद उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन टेक इंडस्ट्री ने कहा कि अब और नहीं। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो रिसर्च मटेरियल है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। अच्छा, किस तरह की तस्वीर? इसे ना कंस्ट्रक्शन साइट की तरह देखा जा सकता है। मान लीजिए कि एक खाली प्लॉट है और वहां एक बहुत ही मजबूत स्केलेबल घर बनाना है। समझ गई। अब उस घर को बनाने के लिए दो विकल्प हैं। पहला तो ये कि उन पुरानी, भारी और परखी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाए, जिन पर सालों से पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। मटीरियल जो उसी काम को आधे समय में और ज्यादा सुरक्षित तरीके से खत्म कर देता है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पता लगाएं कि आज के समय में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की दुनिया में एक समझदार इंजीनियर को क्या चुनना चाहिए। और आज हम इसी गहन विश्लेषण के जरिए इस सवाल की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और समझेंगे कि जावा और कॉटलिन की इस बड़ी बहस में असल तकनीकी पेंच क्या है। इस पूरी बहस को समझने के लिए ना, हमें सिर्फ इन दो भाषाओं के सिंटैक्स को नहीं देखना है, बल्कि यह समझना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तरीके पिछले 2 दशकों में कैसे बदले हैं। हाँ, क्योंकि बिना इतिहास जाने हम नई तकनीक का महत्व नहीं समझ सकते। एकदम सही कहा आपने। उस स्मार्ट मटेरियल की खूबियों को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उस नींव को डिकोड न करें, जिस पर आज का पूरा एंड्रॉयड इकोसिस्टम शान से खड़ा है। मतलब हमें कहानी की शुरुआत जावा से ही करनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि यही वो क्लासिक चैंपियन है जिसने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और बाद में मोबाइल ऐप्स की दुनिया पर राज किया है। ये तो है। 1990 के दशक के मध्य में जब जावा रिलीज हुई ना, तो इसने एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या को हल किया था। उस समय सी या C++ जैसी भाषाओं में लिखा गया कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग से कंपाइल करना पड़ता था। हाँ, और यहीं पर जावा का वो मशहूर सिद्धांत काम आया। मतलब वो जो कहते हैं ना कि राइट वंस रन एनीवेयर। हाँ, एक बार लिखो और कहीं भी चलाओ। मतलब डेवलपर ने एक बार जावा में कोड लिखा और वो विंडोज पर भी चलेगा, लिनक्स पर भी चलेगा और मैक पर भी। और ये सब संभव हुआ जावा वर्चुअल मशीन या JVM के जरिए। जावा का कंपाइलर सीधा मशीन कोड नहीं बनाता। अच्छा, तो फिर वो क्या बनाता है? वो एक बाइट कोड बनाता है। ये जो बाइट कोड है ना, ये किसी खास हार्डवेयर का मोहताज नहीं होता। मतलब जिस भी डिवाइस में जेवीएम इंस्टॉल्ड है वो इस बाइट कोड को आसानी से पढ़ सकता है। बिल्कुल। इसी क्रॉस प्लेटफॉर्म खूबी और इसके जबरदस्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर की वजह से जब गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो उन्होंने इसके कोर के लिए जावा को ही चुना। और समय के साथ जावा का इकोसिस्टम इतना विशाल हो गया कि आज अनगिनत लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। हाँ, और दुनिया भर में लाखों डेवलपर्स की एक मजबूत कम्युनिटी इसके इर्द गिर्द खड़ी है। कोई भी समस्या हो, किसी न किसी ने उसका समाधान पहले ही स्टैक ओवरफ्लो पर डाल रखा होगा। तो अगर ये इतना ही पावरफुल है, इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है और ये हर डिवाइस पर बिना किसी दिक्कत के चल रहा है, हाँ, तो फिर इंडस्ट्री को किसी नई भाषा की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस पुरानी क्लासिक नॉवल को बीच में ही छोड़ना चाह रहा हो। कैसी नॉवेल? मतलब एक ऐसी नॉवल जो अपने आप में एक मास्टरपीस है, बहुत विस्तृत है, लेकिन शायद मुख्य कहानी या मुद्दा तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। जिसमें बेवजह पन्ने पलटते रहने पड़ते हैं। हाँ, क्या जावा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था? ये क्लासिक नॉवेल वाला उदाहरण इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठता है। जावा की सबसे बड़ी तकनीकी कमजोरी उसकी वर्बोसिटी है। वर्बोसिटी मतलब बहुत ज्यादा शब्द। हाँ, यानी एक छोटे से लॉजिक को लागू करने के लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। इसे हम डेवलपर की भाषा में बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। वही जो आपने शुरुआत में 50 लाइनों वाली बात कही थी। बिल्कुल। डेवलपर्स को क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है, गेटर्स और सेटर्स बनाने पड़ते हैं और ना जाने कितने ऐसे ब्लॉक लिखने पड़ते हैं जिनका मुख्य बिजनेस लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता। और जब किसी प्रोजेक्ट में लाखों लाइन का कोड हो जाता है, तो इस बॉयलर प्लेट की वजह से कोड बेस को मेंटेन करना बहुत भारी और जटिल हो जाता है। और जाहिर है लंबा कोड मतलब ज्यादा गलतियां होने की गुंजाइश। स्रोतों में जावा की एक बहुत ही कुख्यात समस्या का जिक्र बार बार आया है। आप नल पॉइंटर एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा एरर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का अरबों डॉलर का नुकसान किया है। अरे, इसे तो $1 बिलियन मिस्टेक कहा ही जाता है।
प्रोग्रामिंग में नल का इस्तेमाल ये दर्शाने के लिए होता है कि किसी वेरिएबल में फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें दिक्कत क्या है? समस्या जावा के टाइप सिस्टम में है। जावा में कंपाइलर ये फर्क नहीं कर पाता कि कौन सा ऑब्जेक्ट नल हो सकता है और कौन सा नहीं। अच्छा, मतलब वो डेवलपर को कोड कंपाइल करने देता है? हाँ, लेकिन जब ऐप असल में डिवाइस पर चलता है और सिस्टम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉल कर देता है जो उस समय नल है, तो पूरा का पूरा ऐप क्रैश हो जाता है? बिल्कुल, ये एक रन टाइम एरर है। और रन टाइम एरर्स सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये सीधे यूजर के सामने आते हैं, ना कि डेवलपर के कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन्हीं कमियों मतलब लंबे कोड और अनपेक्षित क्रैश ने इंडस्ट्री को एक विकल्प खोजने पर मजबूर किया। और यही एंट्री होती है कॉटलिन की। और दिलचस्प बात यह है कि कॉटलिन को शुरू में गूगल ने नहीं बनाया था। सच में? तो फिर किसने बनाया था? इसे 2011 में जेट ब्रेन्स नाम की कंपनी ने डेवलप किया था। वही जेट ब्रेन्स जो डेवलपर्स के लिए बेहतरीन आईडीई या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाती है। ओह अच्छा, चूंकि वे खुद दिन रात जावा के टूल्स पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने जावा के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया होगा। बिल्कुल, और इसीलिए खुद एक नई भाषा डिजाइन कर डाली। लेकिन असली गेम चेंजर पल तब आया जब 2017 में गूगल ने एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कॉटलिन को आधिकारिक समर्थन दे दिया। हाँ, जेट ब्रेन्स का मुख्य लक्ष्य यही था कि एक ऐसी भाषा बनाई जाए जो आधुनिक हो, सुरक्षित हो और जिसमें कोड कम लिखना पड़े। तो कॉटलिन की सबसे बड़ी ताकत इसकी संक्षिप्तता है। एकदम सही। जो काम जावा में 10 लाइनों के बॉयलरप्लेट के साथ होता था, कॉटलिन उसे बस 2 या 3 लाइनों में समेट देती है। हमारे स्रोतों में ना इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। अच्छा, क्या उदाहरण? अगर एक साधारण डेटा होल्डर बनाना है, जिसे डेटा क्लास कहते हैं, तो जावा में कंस्ट्रक्टर, इक्वल्स मेथड, हैश कोड और न जाने क्या क्या लिखना पड़ता है। हाँ, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन कॉटलिन में सिर्फ एक शब्द लिखना होता है, डेटा क्लास, और बाकी सारा काम अंडर द हुड यानी बैकग्राउंड में खुद हो जाता है। अरे वाह, मतलब डेवलपर का फोकस सिर्फ इस बात पर रहता है कि ऐप को क्या करना है, ना कि इस बात पर कि भाषा के नियम कैसे पूरे करने हैं। बिल्कुल, और कोड छोटा होने के साथ साथ कॉटलिन ने उस नल पॉइंटर एक्सेप्शन की समस्या को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। वो कैसे? कॉटलिन ने अपने टाइप सिस्टम में ही नलेबल और नॉन नलेबल टाइप्स को बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर की जाती है तो वो कभी नल नहीं हो सकती। और अगर हमें चाहिए कि उसमें नल आ सके तो क्या करना होगा? तो उसके आगे बस एक क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। इसे अगर हम रियल वर्ल्ड तरीके से समझे ना, तो जावा और कॉटलिन का अंतर एक स्मार्ट स्पेल चेकर जैसा है। स्मार्ट स्पेल चेकर? हाँ, जावा एक ऐसा सिस्टम है जो गलत स्पेलिंग या गलत मतलब वाला मैसेज सेंड करने देता है। मैसेज भेज दिया और बाद में एहसास हुआ कि अर्थ का अनर्थ हो गया। और यही जावा का रन टाइम एरर है। बिल्कुल। जबकि कॉटलिन उस स्मार्ट कीबोर्ड की तरह है जो मैसेज सेंड करने से पहले ही रोक देता है। वो लाल लाइन खींचकर कहता है कि यहाँ नल आ सकता है, पहले से हैंडल करो। तभी वो इस कोड को आगे जाने देगा। यानी ये रन टाइम एरर को कंपाइल टाइम एरर में बदल देता है। और ये शिफ्ट मतलब रन टाइम से कंपाइल टाइम की ओर जाना, यही कॉटलिन की सबसे बड़ी जीत है। इसके अलावा मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि कॉटलिन में कई आधुनिक फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिनमें सबसे अहम है कुरूटीन्स। हाँ, कुरूटीन्स एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ये बहुत ही खास माने जाते हैं। लेकिन ये पारंपरिक थ्रेडिंग से कैसे अलग है? इसे समझने के लिए एक रेस्टोरेंट की किचन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए जावा का एक थ्रेड एक शेफ है। ठीक है। अगर उसे पास्ता उबालना है तो वो पानी गर्म होने तक गैस के पास खाली खड़ा रहेगा, वो कोई और काम नहीं करेगा। इसे थ्रेड ब्लॉकिंग कहते हैं ना, जो मेमोरी और परफॉर्मेंस के लिए बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन कॉटलिन के कोरोटीन्स सस्पेंडिंग के सिद्धांत पर काम करते हैं। सस्पेंडिंग मतलब जब कॉटलिन का शेफ पानी उबलने के लिए रखता है तो वो वहां ब्लॉक होकर खड़ा नहीं रहता, वो उस काम को सस्पेंड कर देता है और जाकर सब्जियां काटने लगता है। अरे वाह! और जैसे ही पानी उबल जाता है वो वापस पास्ता वाले काम पर लौट आता है। हाँ। इसका मतलब है कि ऐप के अंदर नेटवर्क कॉल्स या डेटाबेस ऑपरेशंस जैसे भारी काम बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए बहुत ही हल्के तरीके से हो जाते हैं। इससे ऐप हैंग नहीं होता और यूजर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहता है। एकदम सही। और कॉटलिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कॉटलिन अपेक्षाकृत नहीं है। इसका समुदाय अभी जावा जैसा विशाल नहीं है। हाँ, और कुछ बहुत ही लेगेसी टूल्स इसके साथ पूरी तरह अनुकूल नहीं भी हो सकते हैं। जब हम नई बनाम पुरानी तकनीक की बात करते हैं ना, तो अक्सर ये एक जीरो सम गेम लगता है।
मतलब कि एक को अपनाने के लिए दूसरे को पूरी तरह से छोड़ना होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में जावा और कॉटलिन दुश्मन नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक ही इकोसिस्टम के दो हिस्से हैं जो पूरी तरह से इंटरऑपरेबल है। इंटरऑपरेबिलिटी। हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी ही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी वजह से कॉटलिन इंडस्ट्री में इतनी तेजी से अपनी जगह बना पाई। मतलब कॉटलिन को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो जावा के साथ 100% काम कर सके। एकदम सही। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कॉटलिन का कोड बिना किसी स्पेशल रैपर के सीधे जावा के कोड को कॉल कर सकता है। और जावा का कोड कॉटलिन को कॉल कर सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ ना? मान लीजिए किसी बड़ी फिनटेक कंपनी का एंड्रॉयड ऐप पिछले 7 सालों से जावा में बन रहा है। तो उसमें लाखों लाइनों का कोड होगा। बिल्कुल। अब वे कॉटलिन के नए फीचर्स जैसे नल सेफ्टी और कोरूटीन्स का फायदा उठाना चाहते हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि उन्हें अपना पुराना टेस्ट किया हुआ जावा कोड नष्ट करके कॉटलिन में फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। वे अपने उसी मौजूदा प्रोजेक्ट में एक नई फाइल कॉटलिन में बना सकते हैं। नए फीचर्स कॉटलिन में लिखे जाएंगे और वे पुराने जावा कोड के साथ बिना किसी रुकावट के काम करेंगे। इसे ही तो इंक्रीमेंटल माइग्रेशन कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अंडर द हुड ये जादू काम कैसे करता है? फोन के प्रोसेसर को कैसे पता चलता है कि कौन सी भाषा चल रही है? क्योंकि मशीन के स्तर पर कॉटलिन नाम की कोई चीज एग्जीक्यूट होती ही नहीं है। क्या? याद है हमने शुरुआत में JVM और जावा बाइट कोड की बात की थी। हाँ। कॉटलिन का कंपाइलर भी कॉटलिन सोर्स कोड को लेता है और अंततः उसे उसी जावा बाइट कोड में बदल देता है। ओह, मतलब जब ऐप कंपाइल होकर डिवाइस पर पहुंचता है तो फोन की वर्चुअल मशीन को पता ही नहीं होता कि ये कोड जावा में लिखा गया था या कॉटलिन में। बिल्कुल नहीं। उसे तो बस अपना जाना पहचाना बाइट कोड मिलता है। दोनों भाषाएं एक ही इंजन के लिए फ्यूल तैयार कर रही हैं। इसीलिए परफॉर्मेंस लगभग एक समान होती है। हाँ, हालांकि कॉटलिन में इनलाइन फंक्शंस जैसे कुछ फीचर्स होते हैं जो बाइट कोड जनरेट करते समय अतिरिक्त ऑब्जेक्ट्स बनने से रोकते हैं, जिससे मेमोरी मैनेजमेंट कुछ खास स्थितियों में जावा से भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। सही कहा। और क्योंकि जेटब्रेन्स ने ही कॉटलिन बनाई है और वे ही एंड्रॉयड स्टूडियो का बेस इंजन बनाते हैं, तो आईडी में दोनों भाषाओं का सपोर्ट इतना शानदार है कि एक क्लिक में जावा की फाइल को कॉटलिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि कॉटलिन हर मायने में सुपीरियर है और जावा बस एक लेगेसी है। लेकिन यहीं पर ना मैं स्रोतों में मौजूद एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाना चाहता हूँ। कैसा विरोधाभास? एक तरफ स्रोत साफ-साफ कहते हैं कि कॉटलिन का सिंटैक्स बहुत छोटा, साफ और स्मार्ट है। हाँ, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन दूसरी तरफ वही स्रोत ये भी दावा करते हैं कि जो लोग पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं, मतलब एकदम बिगिनर्स, उनके लिए जावा सीखना ज्यादा आसान है। मैं समझ गई कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। अगर कॉटलिन में बॉयलरप्लेट नहीं है, कोड कम लिखना पड़ता है, तो वो नए लोगों के लिए मुश्किल कैसे हो सकता है? ये ना सॉफ्टवेयर डिजाइन का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। छोटा कोड और आसान कोड, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। अच्छा, वो कैसे? जावा जो है ना, वो एक्सप्लिसिट है। मतलब इसमें हर चीज आंखों के सामने लिखी होती है। अगर कोई डेटा पास हो रहा है तो उसका गेटअप मेथड वहां मौजूद होगा। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। उन्हें ये देखना होता है कि मशीन के अंदर गियर्स कैसे घूम रहे हैं, प्लम्बिंग कैसे काम कर रही है। मतलब कॉटलिन में बहुत सारा काम बैकग्राउंड में एक जादू की तरह हो जाता है। हाँ, एक अनुभवी डेवलपर को तो वो जादू पसंद आता है क्योंकि उसका समय बचता है। लेकिन एक नया सीखने वाला इंसान भ्रमित हो जाता है कि ये डेटा यहाँ से वहाँ पहुँचा कैसे? मैंने तो कोई कोड लिखा ही नहीं। सटीक विश्लेषण। कॉटलिन इम्प्लिसिट है, वो डिटेल्स को छुपा देती है। इसके अलावा कॉटलिन के जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक्सटेंशन फंक्शंस और स्कोप फंक्शंस, हाँ, ये उन लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल सकते हैं जिन्होंने अभी तक लूप्स और बेसिक ऑब्जेक्ट्स को भी ठीक से नहीं समझा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जावा 25 साल पुरानी है, इसका रिसोर्स पूल असीमित है। बिल्कुल। अगर कोई नया छात्र कहीं अटकता है तो उसे बेसिक्स क्लियर करने के लिए हजारों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो अगर हम इस पूरी बहस का एक निष्कर्ष निकालें कि किसे क्या चुनना चाहिए, तो ये व्यक्ति की प्रोफाइल पर निर्भर करता है। एकदम सही। अगर कोई बिगनर है और प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांत सीखना चाहता है तो जावा एक बेहतरीन क्लासरूम है। ये सही अनुशासन सिखाती है। हाँ,
लेकिन अगर कोई पहले से जावा जानता है या वो एक अनुभवी डेवलपर है तो उसे तुरंत कॉटलिन पर स्विच कर लेना चाहिए। इसमें लगने वाला समय शायद कुछ हफ्तों से ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके बाद जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो कई गुना होगी। और जो लोग मुख्य रूप से एंड्रॉयड इकोसिस्टम में अपना लॉन्ग टर्म करियर देखते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए कॉटलिन अब एक विकल्प नहीं बल्कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुकी है। अब गूगल ने कॉटलिन को प्रिफर्ड लैंग्वेज घोषित कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि एंड्रॉयड की जो भी नई मॉडर्न लाइब्रेरीज आ रही हैं, जैसे जेटपैक कंपोज, जो यूआई बनाने का बिल्कुल नया तरीका है, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ कॉटलिन के लिए डिज़ाइन की गई हैं। जावा के जरिए उन नई टूल्स का इस्तेमाल करना या तो बहुत मुश्किल है या असंभव। इतना ही नहीं, कॉटलिन अब सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। स्प्रिंग बोट जैसे बड़े फ्रेमवर्क्स के जरिए ये सर्वर साइड और बैकएंड डेवलपमेंट में भी तेजी से अपनी जगह बना रही है। तो कुल मिला के जावा एक मजबूत, परखी हुई और विशाल इकोसिस्टम वाली नींव है जिसने पूरी इंडस्ट्री को खड़ा किया। और कॉटलिन उसी नींव पर मतलब जेवीएन पर बनी एक आधुनिक, सुरक्षित और तेज रफ्तार वाली इमारत है जो भविष्य के विकास को दिशा दे रही है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, लेकिन इस पूरे इवोल्यूशन को देखते हुए ना मेरे दिमाग में एक और विचार आता है जो शायद सीधे तौर पर हमारे सोर्सेज में नहीं है पर पूरी चर्चा से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या है? हम आज जावा के बॉयलर प्लेट और कॉटलिन के स्मार्ट सिंटैक्स के बीच बहस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये दोनों ही भाषाएं अंततः जावा बाइट कोड में ही बदल जाती हैं। हाँ, मशीन को तो सिर्फ बाइट कोड समझ आता है। तो क्या ये संभव है कि भविष्य में हमें इन बीच की भाषाओं की मतलब जावा या कॉटलिन की जरूरत ही ना पड़े? बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा विचार है। सोचिए ना, आज हम एआई के युग में हैं। जिस तेजी से एआई कोड जनरेट कर रहा है, क्या आने वाले कुछ सालों में ऐसा नहीं होगा कि इंसान सिर्फ एआई को साधारण भाषा में निर्देश देगा कि ऐप का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, और एआई सीधे वो बाइट कोड या मशीन कोड लिख देगा जो सिस्टम पर चलता है। मतलब हम उस कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे थे जी जहां हम पुरानी ईंटें और नए स्मार्ट मटेरियल के बीच चुनाव कर रहे थे। हाँ, और आप कह रही हैं कि शायद भविष्य में हमें मटेरियल चुनने की जरूरत ही ना पड़े। हम बस एआई को बिल्डिंग का नक्शा देंगे और वो बिना किसी कोडिंग भाषा के सीधे मशीन के स्तर पर इमारत खड़ी कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही। अगर ऐसा हुआ तो आज जिन सिंटैक्स रूल्स और कंपाइल टाइम एरर्स पर हम इतनी गहरी चर्चा कर रहे हैं वो सब शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएं। सिर्फ मशीनों के आपस में बात करने का एक तरीका बनकर। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगला स्मार्ट मटेरियल कोई नई प्रोग्रामिंग भाषा होगी या प्रोग्रामिंग भाषाओं का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के अपने सोर्सेस के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, एक सवाल के साथ कि क्या हम सच में कोड लिखने के अंतिम युग में जी रहे हैं।